आईएमपी प्रश्न हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, तो गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए कि गुप्तकालीन समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय, किस प्रकार से लोगों की धार्मिक व्यवस्था थी। धार्मिक व्यवस्था का भी चर्चा करेंगे। ये कुछ आईएमपी प्रश्न है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आईएमपी है। ठीक है, एक वीडियो में सारा डिस्कस कर देंगे, जितने भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल है। एंड कीप वॉचिंग। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बस ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके। एंड सेकंड है इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन। मतलब समुद्रगुप्त जो था, गुप्त वंश का जो था, उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी। इलाहाबाद प्रशस्ति, मतलब इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति। ओके, इसके आधार पर समुद्रगुप्त की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं वो बताना है। एंड हर्ष के राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन, इसी में देख लेंगे हमारे पास जो भी सोर्स है। ठीक है, आगे आगे देखते जाइएगा। एंड ग्रामीण स्तर पर चोल प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्रामीण स्तर मतलब कि स्थानीय स्तर पर, एक केंद्रीय होता है, प्रांतीय होता है, फिर स्थानीय होता है। तो स्थानीय स्वशासन ही ग्रामीण स्तर पर हो जाएगा। किस प्रकार उनकी व्यवस्था थी, कैसे वो लोग अपने आप ही शासन करते थे, इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। मतलब जो गुप्त काल का पतन होने लगा था, उसके बाद गुप्तोत्तर काल आया, उसमें क्या स्थितियां थी, तो इस प्रकार से हम देखेंगे, है ना। पल्लव प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि पल्लवों ने किस प्रकार से अपने शासन किया, ये सब हम देखेंगे। आईएमपी प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है इनके, है ना। और राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट पाल प्रतिहारों के बीच हुए त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ था, उनके बीच में क्यों हुआ था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था, किस प्रकार से तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही थी, इस प्रकार से देखेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति कौन है, राजपूत कौन है, आखिर में राजपूत कौन है और किस प्रकार के, है ना, उनकी वास्तविक उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हम देखेंगे। विदेशी मत देखेंगे, देशी मत देखेंगे। सिंध में अरबों की सफलता, मतलब कि सिंध प्रांत में अरब कैसे आए। और गुप्त कला एवं साहित्य देखेंगे, जो कि एक ही पीडीएफ के अंदर आ जाएगा। एंड चालुक्य के ऊपर टिप्पणी, वैष्णव धर्म, शैव धर्म देखेंगे। तुर्की आक्रमण क्यों हुए, राजपूतों की विफलता के क्या कारण थे। तो शुरू करते हैं। देखो, गुप्तकालीन समाज, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा स्थापत्य कला, ये पूरा एक ही पीडीएफ में मैंने बना दिया हूँ, इसको आप देख सकते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वर्णों में बटा हुआ था, और इनमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या क्या बताया गया, इस प्रकार से, है ना। और वहाँ पे अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ, ये सब पीडीएफ है, एंड आप देख सकते हैं और आराम से अपना उत्तर प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि और भी कहीं सोर्स मिले तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कैसे जातियाँ बटी हुई थी, है ना, किस प्रकार के दासों की स्थिति क्या थी, स्त्रियों की स्थिति क्या थी, और कौन कौन से संबंधित लेख मिले जिसमें हमें जानकारी मिलती है गुप्त प्रशासन के बारे में। और है ना, ये जातियाँ क्या थी, मतलब जातियों में बढ़ गया था उस समय समाज। और विदेशी यात्रियों ने क्या क्या लिखा, है ना, गुप्त शासन के बारे में। दास प्रथा में किस प्रकार के दास थे और कौन कौन से दास थे, स्वामी द्वारा, मतलब कि यहाँ पे दासों का जो वर्णन है, प्राप्त किया हुआ दास, यानी कि किसी ने गिफ्ट में दे दिया किसी को दास, पहले के समय चलता था ऐसा। और स्वामी द्वारा प्रदत्त, मतलब कि स्वामी जो होता है उसके द्वारा दिया गया, ऋण ना चुका पाने के कारण, मतलब कोई टैक्स लेते हैं तो वो नहीं चुका पा रहा है, इस प्रकार के दासों का वर्णन है। मतलब ये सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उस समय, इस प्रकार से यहाँ बताया है। एंड फिर आते हैं हम वहाँ पे विधवा विवाह के समर्थन जताया, मतलब उस समय ये सब भी चल रहा था। आपको ज्ञान भी बहुत अर्जित होगा ये सब पीडीएफ से, और थोड़ा उच्च लेवल का भी है, लेकिन अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी, वैष्णव धर्म था, शैव धर्म था, है ना, इस प्रकार के वहाँ पे थे। एंड वामन पुराण, ये सब हमें जानकारी मिलती है, कि पुराणों की जानकारी मिलती है। सूर्य पूजा, किस प्रकार के धार्मिक स्थिति देख रहे हैं हम, है ना, वहाँ पे सूर्य पूजा होती थी, शिव धर्म के मानने के लोग थे। बौद्ध धर्म भी दिखता है हमें, है ना, बौद्ध धर्म कौशाम्बी सारनाथ प्रसिद्ध, यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, अब उसका हृदय परिवर्तन हुआ।
जैन धर्म देखते हैं, गुप्तों के समय ही मथुरा वल्लभी में जैन आयोजित सभाएं आयोजित की गई। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति देखा हमने, ये देखा इस प्रकार से शैव धर्म होते हैं, वैष्णव धर्म होते हैं ना। वैष्णव धर्म मानने वाले लोग थे, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, सूर्य की पूजा होती थी। प्रशासनिक स्थिति थी, केंद्रीय स्तर पर था और प्रांतीय स्तर पर था, नगरीय स्तर पर था, वहाँ पे अलग अलग अधिकारी होते थे, जनपद शासन था। इस प्रकार से नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? हमारा सम्राट। सैनिक प्रशासन, किस प्रकार की सेना बटी हुई थी? रथरोही, अश्वरोही, गज सेना ना, अश्व मतलब घोड़े वाली। और आर्थिक स्थिति, कृषि पर था, शिल्प उद्योग थे, वहाँ पे बनाए जाते थे, व्यापार, मुद्रा चलाई जाती थी, वाणिज्य व्यापार होता था, हाथी दांत एक्सपोर्ट करते थे कई चीज़ें, है ना, मसाले, हाथी दांत की वस्तुएं, और आयात करवाया जाता था, मतलब इंपोर्ट कराया जाता था दूसरे देशों से, घोड़ों का, है ना, मुद्रा, नगरीकरण। फिर आता है स्थापत्य कला, मंदिर की वास्तुकला। गुप्तकालीन मंदिरों के मंदिर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, छतें कैसी होती थी? चपटी होती थी, फिर ऊपर जाके गुंबद बनता था, गुंबद जो होता है ना, शिखर, वो। फिर अलंकरण किया गया, इसमें मूर्तियाँ, स्तूप मिले, और मूर्तियाँ भी कैसे मिली होगी? जैन, बौद्ध, इन सब की मिली होगी, वैष्णव धर्म की मिली होगी, शैव धर्म की। गुहा स्थापत्य मिले होंगे, है ना, गुफा वाले। एंड चित्रकला थी इनकी। फिर आते बाघ चित्रकला, गुप्तकाल, है ना। गुप्तकालीन मंदिर कौन से? विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़ में जो है। इतना पूरा पढ़ के भी जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब याद तो आ ही जाएगा, लिख के जितना भी लिख देंगे थोड़ा बहुत ना। इस प्रकार से ये रहा हमारा गुप्त साम्राज्य। अब देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। ये पीडीएफ भी बना रखा है, ये आपको, ये पीडीएफ ही है जो अभी चल रहा है, ये आपको मिल जाएगा। समुद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी था ना, उनका जो बेटा था वो। और हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी था, जिसने लिखा, है ना, प्रयाग प्रशस्ति, फिर वो बताया। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। इन्होंने कई विजय आरंभ किया, ये समुद्रगुप्त के बारे में, और उत्तर मतलब किस प्रकार से उन्होंने अपना विजय किया उत्तर भारत, फिर सीमांत प्रदेश, और फिर इस प्रकार से मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाया। तो उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें देखना है। तो मौर्य साम्राज्य के विपरीत था इनका ना, उत्तर भारत की विजय, इन्होंने कई राज्यों को, 9 राज्यों को जीता, फिर उनको अपने राज्य में मिलाया। कुछ लोगों ने तो आत्मसमर्पण भी, मतलब अपने आप ही इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब कि उन्होंने अपने आप को समुद्रगुप्त के अधीन कर लिया था, ठीक है। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी विजय की इन्होंने, और कई नरेशों के राज्यों की विजय की। इस प्रकार से देख लेना। दक्षिण भारत में विदेशी शक्तियों के बाद श्रीलंका से संबंध, जब इन्होंने विदेशी शक्तियों मतलब कि श्रीलंका से संबंध बनाया, तो वहाँ का जो था ना, जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्ण, मतलब कि वहाँ के कुछ लोग यहाँ पे हमारे यहाँ आए, तो उन्हें यहाँ पे विश्राम गृह की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने कहा कि हमें विश्राम गृह की भारत में ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने राजा से कहा, श्रीलंका के राजा से, तो उन्होंने कुछ उपहार भेजे किनके पास? इनके पास। तो इनके लिए फिर विश्राम बनाया गया, जो महाबोधि संग्राम नामक विहार बनाया गया था भारत में, ठीक है। एंड फिर आते हम, ये मतलब कि बौद्ध, ये समुद्रगुप्त के संबंध को बताता है, विदेशी संबंध। तो किस प्रकार की इनकी उपलब्धियाँ रही समुद्रगुप्त की, इन्होंने कैसे कैसे राज्यों को जीता और अपने साथ मिलाया, कुछ लोगों ने अपने आप ही इनकी शरण ले ली, है ना। प्रयाग प्रशस्ति में, प्रशस्ति वो होती है जिसमें किसी की प्रशंसा की हो, बड़ी प्रशंसा उसकी बताई गई हो, वो होती है।
हर्ष के राज्य विस्तार और प्रशासन का वर्णन, मतलब कि हर्षवर्धन जो था उन्होंने किस प्रकार अपना प्रशासन किया और शासन का विस्तार किया, ये सब बताया गया। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी जब उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, उसका साम्राज्य पंजाब से उड़ीसा और हिमालय तक के नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। ये देखते हैं, और ये एक प्रकार से हर्षवर्धन ने 606 में अपना सिंहासन वो किया और किस प्रकार से उसने वो किया, तो ये PDF में आप पढ़ सकते हैं। सैनिक प्रशासन कैसा था इनका, ज़्यादातर जितने भी प्रशासन के बारे में होते हैं ना, जितने भी साम्राज्य के बारे में, उसमें ये बताया जाता है कि इनके प्रशासन कैसे, सामाजिक स्थिति कैसी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये सब आप लिख सकते हैं बना के। वैनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, चीनी यात्री था, इन्होंने लिखा है ना इस प्रकार से। तो ये था हमारा हर्षवर्धन का साम्राज्य और विस्तार, इसको पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, चोल साम्राज्य का प्रशासन, मतलब कि एक प्रकार से जो दक्षिण भारत में फैला हुआ था, इसे चोल साम्राज्य कहते हैं ना। तो दक्षिण भारत में ये जो दिख रहा है वो चोल वंश था। चोल साम्राज्य का अभ्युदय 9वीं शताब्दी में दक्षिण द्वीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था ना। चोल साम्राज्य श्रीलंका पर भी विजय की, एक प्रकार से ये नौसेना के लिए भी विख्यात थे और इसे दक्षिण भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, है ना, जो एक सामंती सरदार था पल्लवों का। फिर पल्लव शासक को हराकर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पढ़ लेना, आपको चोल साम्राज्य का पता चल जाएगा। इनका प्रशासन कैसा था, मतलब एक प्रकार से नौकरशाही पर आधारित था। नौकरशाही मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पर, है ना। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आय के साधन कहते हैं, टैक्स कैसे लिए जाते थे, कितना भूमि का भाग लिया जाता था, तो ये PDF में वर्णित है। सेना कैसी थी, नौसेना कैसी थी इनकी, है ना। वो प्रादेशिक प्रशासन कैसा था, है ना, मंडलम कहा जाता था, 8 मंडल में बटे हुए थे इस प्रकार से। स्थानीय शासन कैसा था, स्थानीय स्वशासन, जो एक प्रश्न बन के आ सकता है। स्थानीय स्वशासन वो होता है जो ग्राम स्तर पर हो या फिर जो अपने आप ग्रामवासी करते हैं, है ना। ये हमने देखा। इनकी जो मतलब कि जो चुना जाता था वहाँ पे अपने आप ही जो स्वशासन करते थे चोल साम्राज्य में, वो एक ग्राम का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के होना चाहिए। ये उनके योग्यताएं हैं। अयोग्यताएं मतलब कि 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो इसका मतलब कि अगला अधिकारी नहीं बन सकता। आय व्यय का लेखा जो विभाग ने ना दिया हो उसे अपराध करता हो, इस प्रकार से, है ना। एंड फिर आते हैं गांवों की 3 श्रेणियाँ थी अलग अलग। चोल साम्राज्य का पतन क्या हुआ, वहाँ पे जो कुलोतुंग द्वितीय के उत्तराधिकारी निर्बल हुए, इस प्रकार से। तो ये था हमारा चोल प्रशासन। देखो, गुप्तोत्तर काल ये किस प्रकार से था ना। गुप्तोत्तर का राजपूत युग था। गुप्तोत्तर काल में मतलब राजपूतों का काल आया, फिर ये सब आया, ऊर्जा प्रतिहार, इस प्रकार से ये PDF है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखते हैं कला और साहित्य में पल्लवों का योगदान। ये भी बहुत IMP है और सारे के सारे ही IMP है, बहुत ज़्यादा। प्रीवियस एग्ज़ाम में
आ चुके हैं। एंड ज़्यादातर आप यूट्यूब में सर्च करके भी देखोगे तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल सामने दिखेंगे, है ना। तो इनका आंसर अधिकतर जो यूट्यूब वाले थे वो आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो मैंने सोचा PDF ही बना दिया, है ना। ठीक है, तो शेयर करें, मतलब कि PDF शेयर करें, वीडियो को कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई यूट्यूब चैनल नहीं है हमारा, है ना। कला और साहित्य में बस किसी की सहायता होनी चाहिए। कला और साहित्य में पल्लवों का योगदान सातवाहनों के, मतलब कि सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले, मतलब कि सातवाहन का पतन हो गया, उसके बाद पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने की, है ना। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, है ना। स्थापत्य कला, इन्होंने महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किया। इनकी स्थापत्य कला क्या थी, मंदिरों को प्रमुख स्थान दिया गया, नक्काशी की गई, और ये PDF में आप पढ़ सकते हैं। पल्लवों का सांस्कृतिक योगदान क्या था, है ना। पल्लव संस्कृति और तमिल दोनों भाषाओं के संरक्षक थे, मतलब दोनों ही भाषाओं को उन्होंने अपनाया। इस प्रकार से सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, महाबलीपुरम ये मंदिर दिख रहा है। स्थानीय लोग 5 रथ को पंचरथ के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये स्थापत्य कला के बारे में था इनका। इतना भी यदि तुम लिख देते हो आराम से तो पास हो जाओगे। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हमने राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच में बात किया था वह है। तो ये जो पाल दिख रहे हैं ये गुर्जर प्रतिहार, है ना। ये पाल बंगाल साइड, एंड ये हमारे राष्ट्रकूट महाराष्ट्र साइड, है ना। तो इनके बीच में किसके लिए संघर्ष चल रहा था, इस कन्नौज के लिए चल रहा था। ये कन्नौज है, इसके लिए चल रहा था, ठीक है। क्यों चल रहा था वो हम देखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल से कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत का प्रभुत्व माना जाता है। फिर गुजरात व राजपूताना ने गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल, इन सब के बीच में चल रहा था संघर्ष, है ना। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 200 वर्षों तक इन महाशक्तियों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और आखिर में सफलता किसको मिली, गुर्जर प्रतिहारों को, ठीक है। संघर्ष का कारण क्या था, कन्नौज के लिए दोनों धर्मपाल, पाल राजा और प्रतिहार राजा वत्सराज एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए थे, है ना। प्रतिहार राजा वत्सराज विजय हुआ, लेकिन राष्ट्रकूटों ध्रुव प्रथम ने से हार का सामना उसे करना पड़ा। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होकर राष्ट्रकूट शक्ति ने दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली एवं उत्तर भारत की राजनीति में दखल देने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति बनने का गौरव प्राप्त। कन्नौज का महत्व क्या होता, क्यों लड़ रहे, आखिर क्यों उस कन्नौज के लिए लड़ रहे थे वो तीनों शक्ति। तो गंगा व्यापार मार्ग था, मतलब नदी के किनारे था, रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। कन्नौज पर रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया था, इस प्रकार से, है ना। तो ये लड़ रहे थे, देख लेना। ये कन्नौज के लिए संघर्ष, बस। तो ये था, इतना भी लिख सकते हैं। बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष, कोई बहुत मतलब कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके अपने आप से भी लिख देना। अब देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति, मतलब कि राजपूत आखिर कौन थे। आज जो हम देखते हैं राजपूत का सीधा अर्थ, मतलब शब्दार्थ ये निकलता है कि राजा का पुत्र राजपूत होता है। क्या वास्तव में राजा का पुत्र राजपूत होगा? ऐसा है तो फिर सभी लोग मतलब कि राजा होंगे, है ना। यदि राजपूत जिसका भी उपनाम या फिर उन्हें संबोधित किया जाता है तो उनके फिर पूर्वज सारे ही राजा होंगे। फिर तो ऐसा होगा, एक प्रकार से हमारे सोचने की वो है। लेकिन वास्तव में राजपूत कौन है ये हम इसमें देखेंगे, है ना। ये राजपूताना है। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई ऐसी शक्ति राजा नहीं हुआ भारत के वृद्ध भाग पर एक क्षत्र राज किया हो, मतलब कि उनके जो हर्षवर्धन के शासन का पतन हुआ, फिर उसके बाद मतलब कि कोई ऐसी शक्तिशाली वो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ जो आपस में लड़ते थे। इनके राजा राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के युग को राजपूत युग कहा, मतलब कि 7वीं से 12वीं शताब्दी का राजपूत युग कहा गया, ठीक है। तो
इसमें जो थे विदेशी, इन्होंने कहा क्या प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि को उत्पत्ति शकों से हुई है, हुणों से हुई है, मतलब विदेशियों से हुई है, विदेशी जातियों से हुई है ना। इस प्रकार से सीथियन भी एक जाति इन्होंने कहा था। तो विदेशी मत है, देशी मत है, तो अलग अलग मत है। मत का मतलब होता है विचार, कि उनकी धारणा क्या थी, मतलब वो किस प्रकार से उन्हें देखते हैं। विदेशी उत्पत्ति का मतलब कि इन्होंने कहा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं करनाल, टोड, कुक, स्मिथ, भंडारकर का नाम उल्लेखनीय है। ये इन्होंने कहा कि विदेशों से, विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं, शक सीथियन जाति से, है ना। और इन्होंने फिर हिंदू समाज की रीति रिवाजों को अपनाकर वैसे रहना सीख लिया, इस प्रकार से बताया। ये गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चाहमान, ये अलग अलग थे, है ना। इनके बारे में देख लेना। राजपूतों की उत्पत्ति वीर जातियों से हुई, मतलब कि कौन कौन सी जो बिल्कुल हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती थी, है ना। आपस में कोई भी दिक्कत हो तो फिर वो सामने मिलकर काम करती थी, मतलब कि इस प्रकार से राजपूतों को वीरगाथा रूप से कहा। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से कही गई। पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं, चंद्रवरदाई उनके जो थे, है ना। तो इस प्रकार से बताया, उन्होंने बताया कि अग्निकुंड से हुई जब मतलब कि माउंट आबू पर वशिष्ठ अगस्त ऋषि तप कर रहे थे। उन्होंने वो जो होते हैं ना राक्षस होते हैं, उनके द्वारा जो हवन कुंड में मांस हड्डी डाल दिए या फिर रक्त डाल दिए, तो धार्मिक अनुष्ठान को अपवित्र कर दिया। फिर उन्होंने ऋषियों ने उनको उत्पन्न किया। इस प्रकार से प्रतिहार, चालुक्य एवं परमार तीन को उत्पन्न किया, लेकिन तीनों को परास्त करने में असफल रहे, है ना। मतलब कि जो ये तीनों जो थे, प्रतिहार, चालुक्य एवं परमार, इन्होंने दैत्यों को पराजित नहीं कर पाया। फिर उन्होंने एक और चौहान की उत्पत्ति की, है ना, चौहान जिसे बोलते हैं। फिर उन्हें राजपूत कहा गया। इस प्रकार से बताया गया इनके जो मत है, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इस प्रकार से बताया गया है। निष्कर्ष, वैसे तो हम इतिहासकार की उत्पत्ति को वैदिक कालीन क्षत्रियों की स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु भारतीयों को मानना भी सर्वाधिक तर्कसंगत है। इस प्रकार से बताया गया है ये भारतीय मत और विदेशी मत के बारे में। तो राजपूतों की उत्पत्ति, वास्तव में राजपूत कौन है। अब देखते हैं सिंध जो था, ये है ना, सिंधु नदी के तट पर सिंध, यहाँ पर अरबों के आक्रमण के क्या कारण थे और इनको सफलता कैसे प्राप्त हुई और इनका प्रभाव क्या हुआ, इस PDF में हम ये देखेंगे। जो अरब थे, इन्होंने आक्रमण क्यों किया, है ना। तो ये थे अरब लोग, पश्चिमी किनारे से आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने मुल्तान और मंसूर पर अपना राज कायम किया। इस प्रकार से सिंध पर अरबों का आक्रमण, भारत के सिंध क्षेत्र में आक्रमण उमर के शासनकाल में हुआ। 643 में सिंध पर पहला आक्रमण हुआ। इस प्रकार से अरबों का सफल आक्रमण 711 में इराक के गवर्नर हज्जाज के समय हुआ। ये थोड़ा ऊंची लेवल का है, लेकिन पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कि ज्ञान भी अर्जित होगा और आपको एक लिखने में भी बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद ये हुआ। भारत में अरबों के आक्रमण के कारण क्या थे, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरब उन लोगों ने आक्रमण क्यों किया हमारे यहाँ। तो साम्राज्यवादी नीति थी उनकी, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, है ना। अफ्रीका ये सब को जीत कर मुस्लिम देश बना चुके, अब भारत को वैसा बनाना चाहते थे। इस्लाम का प्रचार करने आए, है ना। हिंदुओं में मूर्ति पूजा, अवतारवाद से वे घृणा करते थे। ऐसे धर्म को नष्ट करके वे भारत में इस्लाम को प्रचार करना, क्योंकि वो इस्लाम को पवित्र मानते थे, धर्मांधता थी। भारत में अरबों के आक्रमण का कारण यही था, भारत में अरब भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। इस प्रकार से था। और पूर्व की पराजय का बदला पहले जो हुआ था, अरब पराजित हुए थे ना। इस प्रकार से उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। ये प्रभाव और परिणाम क्या होता है ये देखेंगे। एंड देन अरब आक्रमण का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, यहाँ पे किस प्रकार से इस्लाम का प्रवेश हुआ, फिर राजनीतिक व्यवस्था क्या हुई, है ना। धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, है ना। ये सब PDF में लिखा हुआ है। तथ्य क्या थे ये देख लेंगे। ये स्पेशली इनको नहीं भी पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये था सिंध पर अरबों का आक्रमण।
अब देखते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण तथा प्रभाव। भारत में मतलब जो तुर्की शासक थे, उन्होंने आक्रमण क्यों किया और उनका क्या कारण था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने आक्रमण किया, फिर धीरे धीरे आए, है ना। इस प्रकार से इतिहास में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, है ना। उसके बाद उपाधि धारण की। भारत में सफलता के निम्न कारण थे, सैन्य कारण थे, और कई बार तो हमारे देश के ही कुछ राजाओं ने मतलब इनका साथ दिया, इसलिए वो लोग अपना वर्चस्व कर पाए। राजनीतिक कारण थे, है ना। सांस्कृतिक कारण थे, मतलब कि हिंदुओं में अधिकता, वे धर्म के लिए खुद को बलिदान करने के लिए हिचकते नहीं थे, इस प्रकार से। व्यक्तिगत कारण थे, आकस्मिक कारण थे। पढ़ोगे तो आप जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात ही नहीं है। दिल्ली का महत्व था, यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन प्रभाव क्या हुआ, है ना। सामाजिक परिवर्तन क्या है, जाति व्यवस्था की निंदा की उन्होंने, ये भारतीय समाज जाति व्यवस्था में था ना। गाँवों में विशेषकर प्राप्त वर्ग की जांच करे, ये सब परिवर्तन प्रभाव हुआ हमारे देश में उनके आने का। ये हाई लेवल के आंसर मैंने अभी बना दिया हूँ ताकि आपको ज्ञान भी मिले, और थोड़ा आप जब लिखो तो मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी याद आए तो भी आप बहुत अच्छे से लिख सकें। ये कुछ एक्स्ट्रा है जिसमें भक्ति आंदोलन के बारे में टीका टिप्पणी आ सकती है, तो इसको भी देखेंगे हम कि भक्ति आंदोलन क्या हुआ था उस समय, है ना। भक्ति आंदोलन और उसका इतिहास। वैसे तो भक्ति आंदोलन, ज्ञान धर्म, ये सब हुआ था, मतलब कि ज्ञान धर्म कर्म और भक्ति 3 मार्ग प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन में बताया। और मतलब उस समय भक्ति आंदोलन इसलिए हो क्योंकि ऊब चुके थे लोग बिल्कुल, कई बार तो भक्ति आंदोलन की ज़रूरत तो पड़ी। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, उसी के समय प्रेरित होकर हिंदू राजाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसमें सनातन संतों में खलबली सी मच गई थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि जिस राज्य का राजा जिस धर्म का अनुसरण करता है, उस राज्य की अधिकतर जनता उसी धर्म का अनुसरण करने लगती है। इस प्रकार से बताया। अलवार नायनार संत थे ना, शैव धर्म थे जो नयनार मानते थे, और वैष्णव धर्म थे अलवार मानते थे। अलवार संत कौन थे, ये था। इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। ये भक्ति आंदोलन का कुछ और है ना। भक्ति आंदोलन में मध्यकाल, ये भक्ति आंदोलन का कुछ है। भक्ति आंदोलन का उदय कारण देख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। मतलब गुप्त काल को स्वर्ण काल क्या वास्तव में कहा जाता है या नहीं, क्या उसको कहने के लिए कितनी क्या मतलब कि तथ्य क्या है, उसे कहते हैं। तो शासन था, अच्छी व्यवस्था थी, शासनिक व्यापार थे, उन्हें सोने चांदी की अर्थव्यवस्था, अच्छी कृषि पर थी, तो इसे स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है। विष्णु धर्म था, गुप्त धर्म स्वयं वैष्णव धर्म को मानते थे, है ना। बौद्ध धर्म के प्रति उन्होंने सहिष्णुता रखी, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म का अपमान किया ना। वास्तुकला थी उनकी, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, अजंता एलोरा मूर्तिकला, ये सब इसके कारण उन्होंने स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी थी, आर्यभट्ट उस समय बहुत अच्छे थे ना। शिल्पकार थे। गुप्त काल के सामाजिक स्थिति में गिरावट भी आई थी। फिर निष्कर्ष भी निकलता, मतलब गुप्त काल को पूर्णतः स्वर्ण काल कहना भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इस समय जो एक वर्ग था, वैसे तो जातियाँ में बांट तो दिया था उन्होंने, मतलब कि जो शूद्रों को भी एक कृषि कार्य में संलग्न किया था, लेकिन शूद्रों के अंदर भी एक ऐसी अस्पृश्य जातियाँ थी जो समाज के बाहर रह रही थी, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। और अधिकतर जो
प्रशंसा की गई है, प्रशस्तियाँ लिखी गई है, जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, तो वो भी किसके लिए लिखी गई है? उसकी प्रशंसा करने के लिए। आम जीवन का ज़्यादातर वर्णन नहीं मिलता, इसलिए स्वर्णकाल को हम पूर्णतः स्वर्णकाल भी नहीं कहा सकते, क्योंकि जो अस्पृश्य जातियाँ थी, चांडाल, उन्हें समाज के बाहर रहना पड़ता था, ताली थाली बजाकर उन्हें वो करना पड़ता था, झाड़ू बांधना पड़ता था। इस प्रकार से वो वहाँ पे रहते थे, है ना। मरने वालों को उनको दाह संस्कार करना था, और जो फेंके हुए वस्त्र रहते थे उनको, मतलब जो आभूषण होते थे उनको यूज़ करना होता था उन्हें। और फिर ऐहोल अभिलेख पर टिप्पणी भी आ सकती है। कर्नाटक राज्य के बीजापुर स्थान पर ऐहोल मिला है। बादामी के राज्य जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय का लेख मिलता है, इसमें उसकी प्रशंसा के बारे में मिलती है ये ऐहोल अभिलेख, ठीक है। तो इतनी ही टिप्पणी लिख भी देंगे तो चलेगा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और यदि आपको इसके अलावा भी कोई प्रश्न के आंसर चाहिए तो बता देना, मैं उस पर PDF बनाने की कोशिश करूँगा। वैष्णव धर्म शैव धर्म वही है जो अलवार और नयनार ये सब थे, और उनके बारे में लिख देना। तुर्की आक्रमण क्यों हुआ, राजपूतों की विफलता के कारण क्या थे, उस समय राजपूत किस प्रकार से मतलब कि आपसी संघर्ष में लग गए थे, और उन्होंने मतलब कि सही समय पर साथ नहीं दिया, इस प्रकार से मिल जाएगा। और ये PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। एंड टेलीग्राम से जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और याद रखिएगा, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरा पर्सनल है, और ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, बस देख लो वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।